अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टडी कर रहे हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। दोस्तों, पिछले फ्यू लेक्चर्स में हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड मास स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी किया है और वहाँ पे हमने ये प्रूफ किया है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन और मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस है। जब हम इन दो केसेस को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन को हमने निगलेक्ट किया था। हमने कहा था कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेंडुलम को हम कंसीडर करें तो पेंडुलम के केस में हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया था कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, और मास स्प्रिंग सिस्टम में हमने ये कंसीडर किया था कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो फिर हम वहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे कि पेंडुलम जो है वो दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, यानी ई और माइनस ई के दरमियान जो है वो मूव कर रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। एम्पलीट्यूड क्या है? इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी ये एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। हमने ये कंसीडर किया था। और यहाँ पे मास स्प्रिंग सिस्टम में हमने फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया था और एक्सट्रीम पोजीशन एक ये लिया था और हमने एक एक्सट्रीम पोजीशन ये लिया था। तो x की वैल्यू जो थी वो कांस्टेंट थी। जब हम इन दोनों केसेस की मोशन को ग्राफिकली ड्रा करना चाहें तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो कुछ यूँ है। यहाँ पे ये ई जो है ये शो कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन और एम जो है ये शो कर रहा है मीन पोजीशन। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे ग्राफिकली इस पॉइंट पे है, और जब पेंडुलम ई से मीन पोजीशन की तरफ आता है तो उसको हम ग्राफिकली इस पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पेंडुलम इस ई से होकर यहाँ पे पहुँच जाता है और फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करके माइनस ए की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे ग्राफिकली एम से लेकर माइनस ई पे आ जाता है और फिर माइनस ई से दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आ जाता है और फिर मीन पोजीशन से दोबारा ई की तरफ आ जाता है। तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया और यहाँ पे ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे इस ई से स्टार्ट होके माइनस ई और माइनस ई से स्टार्ट होके दोबारा ई पे पहुँचता है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद दूसरा ऑसिलेशन शुरू हो जाता है। तो दूसरे ऑसिलेशन की भी एक्सट्रीम पोजीशन ये बनती है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफिकली देखें, ये एम्पलीट्यूड है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये भी एक एम्पलीट्यूड है और ये भी है। तो टाइम के साथ ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, यानी ये टाइम है एलॉन्ग एक्स एक्सिस और एलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये एम्पलीट्यूड जो है ये कांस्टेंट है, मतलब ये कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, अगर हम पेंडुलम ले लें या मास स्प्रिंग सिस्टम को ले लें, तो दोनों केसेस में हम देखते हैं कि पेंडुलम का एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है, और हम ये देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम ऑसिलेशन स्टॉप हो जाती है। या अगर मास स्प्रिंग सिस्टम है तो उसकी ऑसिलेशन भी टाइम के साथ स्टॉप हो जाती है। इस डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी वो ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा हो उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज होता है, वो इसलिए कि अगर एयर रेजिस्टेंस है तो ये पेंडुलम एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करता है, और हमें पता है जब कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो जब एनर्जी कम होती है तो जाहिर सी बात है वो दोबारा इस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता, वो यहाँ पे कहीं पहुंच के वापस मेन पोजीशन की तरफ पहुंचेगा। तो इसी बुनियाद पर हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन कुछ यूँ करते हैं कि द ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद द टाइम इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, या हम यूँ डिफाइन करते हैं उसको कि द प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज डिसिपेटेड
from the oscillating system is called damped oscillation। यानी अगर एक oscillation है, उस oscillation का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम damped oscillation कहते हैं। या इसको हम यूँ कहते हैं कि वो oscillation जिसकी एनर्जी कम होती है, यानी हर्च होती है अगेंस्ट डूइंग वर्क, उस oscillation को हम damped oscillation कहते हैं। तो damped oscillation को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ये वो फिगर है जो आपकी बुक में दिया गया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर टाइम 0 है तो टाइम 0 पे इसका एम्पलीट्यूड ये बन रहा है, इसकी पोजीशन ये बनती है और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट जो है वो x01 है। लेकिन जब ये ऑसिलेशन शुरू करता है तो आफ्टर सम टाइम उसकी एक्सट्रीम पोजीशन ये बनती है, यानी डिक्रीज होती है उसकी एम्पलीट्यूड, या हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x02 से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं x02 से। और फिर आफ्टर सम टाइम जो है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो ये बनती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्सट्रीम पोजीशन चेंज होती है, या हम ये कहते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस किस्म की ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इस ऑसिलेशन को अगर हम ग्राफिकली शो करना चाहें तो हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे x01 जो है ये फर्स्ट ऑसिलेशन है और फर्स्ट ऑसिलेशन पे एम्पलीट्यूड ये बन रहा है, यानी ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। और आफ्टर वन ऑसिलेशन उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, ये बन जाता है सेकंड ऑसिलेशन, और सेकंड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कम है। सिमिलरली जो टाइम गुजरता है तो उसकी थर्ड ऑसिलेशन ये बनती है, यानी कि x03, यहाँ पे x03 जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाता है। तो इस ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन की तरफ। हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड डैम्प्ड ऑसिलेशन की बेहतरीन एग्जांपल जो है वो है शॉक एब्जॉर्बर। दोस्तों आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम किसी पुरानी गाड़ी में सफ़र करते हैं और वो गाड़ी किसी ऐसे रोड पे सफ़र करती है कि वो हमवार ना हो, उसमें कड़े और स्पीड ब्रेकर्स ज़्यादा हो, तो जब हम इस सूरत में पुरानी गाड़ी में सफ़र करते हैं तो हमारा सफ़र जो है वो आरामदेह नहीं होता, हमें बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। उसके मुकाबले में अगर हम किसी लग्जरी, किसी नई मॉडल की कार में सफ़र करें और वो भी सेम रोड पे मूव कर रही हो, तो पुरानी गाड़ी के मुकाबले में हमारा सफ़र आरामदेह होता है, हमें झटके बहुत कम लगते हैं, बल्कि बास कारों में हमें फील ही नहीं होता है कि गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है या कड़े से गुजरती है। इसकी मेन वजह जो है वो शॉक एब्जॉर्बर है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्प्रिंग और ये शॉक एब्जॉर्बर है। यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि इस टायर के साथ सिर्फ ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। तो फिर इस सूरत में जब गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो ये स्प्रिंग ऑसिलेशन शुरू करता है। तो जब ये स्प्रिंग ऑसिलेशन शुरू करता है तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग जो है वो भी ऑसिलेशन शुरू करते हैं, यानी उसको झटके लगते हैं और उसका सफ़र आरामदेह नहीं होता। तो स्प्रिंग की इस ऑसिलेशन को कम करने के लिए ये शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है। शॉक एब्जॉर्बर का काम यह है कि वो ऑसिलेशन को डैम्प करे, उसको कम करे। अब यह शॉक एब्जॉर्बर कैसे काम करता है तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस फिगर से। ये वो फिगर है जो आपके बुक में दिया गया है। इसके अंदर ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये विस्कस ऑयल है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये गोल, ये पिस्टन है, और पिस्टन में वाल्स लगे हुए होते हैं, या उसको हम कहते हैं कि होल्स हैं। और ये एक रॉड है, ये गाड़ी के साथ अटैच होता है, और ये निचले वाला हिस्सा जो है ये हुक जो है ये टायर के साथ अटैच होता है। होता क्या है कि जब कार किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है
तो इस शॉक एब्जॉर्बर पे फोर्स लगती है। उस फोर्स के नतीजे में ये पिस्टन नीचे की तरफ मोशन शुरू करता है और इस ऑयल पे प्रेशर बढ़ा देता है। जब प्रेशर एक खास लिमिट पे पहुंचता है तो ये ऑयल जो है ये इस वाल या इस होल के थ्रू ऊपर फ्लो करना शुरू करते हैं। अब यहाँ से कैसे ऑसिलेशन कम होती है, इसको मैं दो तरीकों से एक्सप्लेन करूँगा। एक ये कि जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि ये पिस्टन इस ऑयल के अगेंस्ट काम करता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है और वर्क जो है स्टोर हो जाते हैं एज ए हीट एनर्जी। तो हमें पता है कि जब कोई भी बॉडी काम करती है तो उसकी एनर्जी कम होती है, तो जब उसकी एनर्जी कम होती है तो उसकी मूवमेंट, उसकी हरकत भी कम हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूँ दूंगा कि फॉर एग्जांपल हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग पूल में चूंकि पानी होता है तो हम पानी के खिलाफ अगेंस्ट हम फोर्स लगाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। हम पानी के अगेंस्ट काम करते हैं, तो जब हमारी एनर्जी ख़त्म होती है तो हम मज़ीद स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये पिस्टन जो है इसको जब जम के थ्रू एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी, तो वो कंज्यूम हो जाती है अगेंस्ट दी विस्कस ऑयल। तो इसी तरह ऑसिलेशन जो है वो कम हो जाती है, डैम्प्ड हो जाती है। दूसरी आपके बुक में इसको इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि जब ये पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो यहाँ पे विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होता है और उस विस्कस फोर्स की वजह से इस पिस्टन की मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में है क्या, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है क्योंकि ये पिस्टन इस ऑयल के अगेंस्ट काम करता है। तो इस तरह स्पीड ब्रेकर की वजह से जो शॉक्स प्रोड्यूस होती हैं वो कम हो जाती है और हमारा सफ़र जो है कार में वो आरामदेह हो जाता है। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन का। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन की तरफ। ऑसिलेशन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, और दूसरे को हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन, और तीसरे को हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन। जो बॉडीज इस ऑसिलेशन को परफॉर्म करते हैं उसको हम अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर कहते हैं, या क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर कहते हैं, या ओवर डैम्प्ड ऑसिलेटर कहते हैं। डिपेंड कर रहा है कि किस किस्म की ऑसिलेशन है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये वही ग्राफ है जो आपकी बुक में दिया गया है। यहाँ पे ये जो ब्लू कर्व आपको नज़र आ रही है, इट गिव्स अस द अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये वो ऑसिलेशन है जो टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, यानी एकदम एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एम्पलीट्यूड जो है ये है, आफ्टर सम टाइम एम्पलीट्यूड ये बन रहा है, फिर टाइम गुजरने के साथ ये एम्पलीट्यूड है, तो आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। इसको हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। दूसरा ऑसिलेशन ये है कि शॉक ऑब्जर्वर के अंदर अगर ऑयल जो है उसकी विस्कोसिटी हम ज़्यादा करें तो फिर क्या होता क्या है कि बहुत जल्द ये ऑसिलेशन जो है इक्विलिब्रियम में आ जाता है, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड बहुत जल्द ज़ीरो हो जाता है। जब एम्पलीट्यूड ज़ीरो है तो ऑसिलेशन ख़त्म, कार के अंदर बैठे हुए लोगों को कोई झटका नहीं लगता। इसको हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर। और तीसरा ये है कि अगर हम ऑयल की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कर दें तो फिर होता क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि आपको यहाँ पे कर्व सी से नज़र आ रहा है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के लिए, यानी यहाँ इस लाइन पे आने के लिए बहुत टाइम लगाएगा। ये ब्लू लाइन जो है ये क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन है, ये बहुत जल्द यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। लेकिन ओवर डैम्पिंग की केस में ये कर्व लाइन जो है इट विल टेक टाइम। तो इस किस्म की ऑसिलेशन को हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो दिस इज समथिंग अबाउट द डैम्प्ड ऑसिलेशंस। थैंक यू।